सकते हैं। क्या बोलो? सर आयोनिक बॉन्ड क्लीवेज शो करता है, क्लीवेज का मतलब? क्लीवेज मतलब ब्रेक होना। ठीक है, बॉन्ड जो टूटता है ना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है वो ब्रेक होना होता है। यस सर। ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 10 है 10। ना? आज क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, चलो तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वांटम नंबर स्टार्ट करने से पहले एक चीज, ये तुम लोग को पता है, आवाज आ रहा है ना सबको? हेलो? यस सर। चलो, सर सुबह में असाइनमेंट इसी के लिए भेजा गया है, क्या चीज का असाइनमेंट? देखे नहीं हम। यही क्वांटम नंबर टाइप का कुछ असाइनमेंट भेजा गया है सम स्ट्रक्चर का। ठीक है, देख लेना जो भी हो। तो यहाँ पे देखो, इसमें एक्चुअली क्या है, इससे पहले तुमको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना होगा। ठीक है, कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है। तो एक्चुअली अभी तक 9th-10th में जो पढ़ाया जाता है वो बोला जाता है कि एक्चुअली एटम होता है, एटम के अराउंड क्या होते हैं, बहुत सारे हम लोग बोर्स मॉडल अभी पढ़ चुके हैं, उसके अराउंड शेल होते हैं, शेल या ऑर्बिट बोलते हैं, और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यहाँ तक बताया गया अभी तक। लेकिन एक्चुअली ऑर्बिट के अंदर भी बहुत सारे सब ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, जिसको सब सेल बोलते हैं हम लोग। और उस सब सेल के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, वो ऑर्बिटल में रहता है। ठीक है, तो एक्चुअली ऑर्बिटल एक्चुअली है क्या? एक 3D स्पेस है। ऑर्बिटल को अभी डिफाइन करेंगे। एक्चुअली एक 3D स्पेस है, मतलब पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी वहाँ पे 100% होगा। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो ऑर्बिटल्स में होता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है, शेल्स होते हैं। ठीक है, जिसको कि ऑर्बिट भी बोला जाता है। और शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, सब शेल्स। और सब शेल के अंदर क्या होता है, या फिर इसको सब ऑर्बिट भी बोला जाता है। और सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। और एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ऑर्बिटल्स के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये है एग्जैक्ट। अगर हमको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तो उसका हमको जानना पड़ेगा कि कौन सा एटम है, उसके बारे में जानना होगा। उस एटम के वो कौन से शेल में है प्रेजेंट, उस शेल के कौन से सबसेल में है, और उस सबसेल के कौन से ऑर्बिटल्स में है। तब जाके हमको एग्जैक्ट, अगर ये सारा इंफॉर्मेशन हमको मिल गया, तो एग्जैक्टली हम लोग इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे मान लो किसी का एड्रेस पता रहना होता है, जैसे मान लो कोई बोकारो का ही है। ठीक है, तो सिंपली अगर बोकारो लिख दोगे, बोकारो स्टील सिटी, तो एग्जैक्टली वो तुम्हारे तक पहुंच जाएगा क्या? नहीं होगा ना। नहीं। तो उसके अंदर तुमको बहुत सारे सेक्टर्स डिफाइन करने होंगे। सेक्टर्स के अंदर भी बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के अंदर भी क्वार्टर नंबर होता है। तो उसी टाइप से यहाँ भी है। तो एटम है सबसे ऊपर, उसके अंदर शेल्स होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे ध्यान देना, सब शेल के बारे में तो पढ़े ही हो। शेल को हम, शेल नंबर 1 होता है, शेल नंबर 2 हो सकता है, 1 2 से 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलते रहेगा। और तुम लोग पहले 9th-10th में पढ़े होगे, के शेल होता है रिप्रेजेंटेशन, ये एल सेल, एम सेल और एन सेल, ये 4 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के शेल हो गया n=1, एल सेल हो गया n=2, एम सेल हो गया n=3, और एन सेल हो गया n=4। तो ये इस तरह से चलते रहेगा, 5 6 7। ठीक है, तो ये तो शेल के लिए हो गया, शेल या ऑर्बिट के लिए हो गया। सबसेल कितने टाइप्स के हो सकते हैं बताओ तो? सबसेल पढ़े हो? हम्म सर एसपीडीएफ। हम्म तो सबसेल जो अपने सिलेबस में है, एक्चुअली में वो 4 ही सबसेल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 4 सबसेल कौन सा आता है, एस
सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहे हैं हम शेल नंबर और यहाँ पे लिखेंगे सबसेल कि कौन से सेल में कितने सबसेल होंगे और कौन कौन से सबसेल होंगे वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो शेल नंबर n इक्वल टू 1 जो पहला सेल होगा ना उसमें सिर्फ ध्यान रखना s सबसेल पाया जाता है। फर्स्ट वाला जो सेल होगा उसमें सिर्फ s सबसेल होगा। और n इक्वल टू 2 में सेकंड वाले सेल में s और p सबसेल होता है। ठीक है, n इक्वल टू 3 में 3 सबसेल होंगे s, p और d। और n इक्वल टू 4 में एस पी डी एफ, ये चारों सबसेल होंगे। और उसके बाद ऑनवर्ड्स 5 में भी एस पी डी एफ, ये ऐसे ही चलेगा 5, 6, उसके बाद सब में एस पी डी एफ 4 सबसेल होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पहले वाले सेल में सिर्फ एस सबसेल होता है, दूसरे वाले में एस और पी, तीसरे वाले में एस पी डी और फोर्थ ऑनवर्ड्स से एस पी डी एफ चारों सबसेल होंगे। ठीक है, जी भी तो होना चाहिए ना सर n इज इक्वल टू 5 में। क्या चीज? सर जी भी तो होगा ना सर सर n इज जी भी तो होना 5। चाहिए, ऑल्दो वो एग्जिस्ट नहीं करता हो। होना चाहिए, वो अपने सिलेबस के स्कोप से बाहर है। हम लोग जो सिलेबस है हम लोग का कन्फाइंड सिलेबस, उसमें सिर्फ 4 ही सबसेल के बारे में डिस्कस्ड है। ठीक है, तो इससे बाहर हम लोग को नहीं देखना है। क्लियर है ना? ये 4 सबसेल पे फोकस करना है। यस सर। तो n इक्वल टू 1 में s होगा, एक सबसेल पाया जाता है सिर्फ। n इक्वल टू 2 में सिर्फ s और p, 3 में s p d और फोर्थ ऑनवर्ड्स सारे में s p d f चारों सबसेल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बेसिस पे हम लोग क्वांटम नंबर्स देखते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स एक्चुअली होता क्या है। अब यहाँ पे चलो क्वांटम नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक, और ये ध्यान रखना हर एक सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता है क्या? सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं सबसेल और यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये भी फिक्स होता है। ठीक है, तो मान लो 4 सबसेल होते हैं, एक एस, पी, डी और एफ, ये 4 सबसेल है। तो हर एक सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिक्स है। ठीक है, तो एस सबसेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है कितना होता है? 1। ठीक है, एस सबसेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। पी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 3। ठीक है, डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 5 और एफ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 7। ये ध्यान रखना, ये याद रखना है। सबसेल एस में एक ही ऑर्बिटल होगा, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में यहाँ पे लिख रहे हैं नोट करके, एन ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सिर्फ 2। क्लियर है? 2 से ज्यादा किसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए एस सबसेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बताओ तो। सर 2। पी में कितने नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं पी में? 6। 6। 6। उससे कम हो सकता है बट 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है 2, पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, डी में 10। 10 और एफ में 14। 14। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर पता है तुमको और हमको ये भी पता चल चुका है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे जस्ट। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर शेल में अगर तुमको निकालना हो, ठीक है, मान लो तो अब जैसे तुमसे ये पूछ दिया कि n इक्वल टू 2 में
कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बताओ तो। 4 n इक्वल टू 2 मतलब सेकंड सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 6 सर 6 6 ही हो सकता है। 8 8 n इक्वल टू 2 में कितने सबसेल होते हैं? s और p, दो सबसेल होगा ना, सेकंड सेल में दो सबसेल होंगे। और s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 2। और प्लस p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स s में कितना, सॉरी n इक्वल टू 2 में कितना हो गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 8। 8 ठीक है, चलो उसी तरह n इक्वल टू 3 में बताओ और n इक्वल टू 4 में बताओ। सर 18 3 में कितना हो गया? 18 18। s p d 3 सबसेल होगा, s में मैक्सिमम 2, p में 6 और d में मैक्सिमम 10। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना हो गया? 18। चलो n इक्वल टू 4 में क्या आ जाएगा? 32 32। ठीक है, 2 प्लस 6 प्लस 10 और प्लस 14, ये आ गया 32। अब n इक्वल टू 5 में अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम 32 तक ही जा सकता है। ठीक है, n इक्वल टू 1 में हम लोग देखे तो सिर्फ s सबसेल था, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन था। n इक्वल टू 2 में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, n इक्वल टू 3 में 18, n इक्वल टू 4 में 32, n इक्वल टू 5 में भी यही 4 सबसेल होंगे s p d f, तो इसमें भी मैक्सिमम 32। मतलब अपर लिमिट कितना है? 32 तक है, 32 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर शेल में अगर तुमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्या? पर्टिकुलर शेल में 2n² यूज कर सकते हैं? बताओ। यस सर। यहाँ पे देखो n इक्वल टू 1 में अगर तुमसे पूछा जाए तो n का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये 2 आ गया। n इक्वल टू 2 में अगर तुमसे पूछा जाए तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दो, 4 इंटू 2 8 आ गया। n इक्वल टू 3 में अगर पूछा गया तो 9 इंटू 2 18, 4 में 32। तो मैक्सिमम देखो, ये फॉर्मूला का भी लिमिटेशन है। n इक्वल टू 5 में ऐसा नहीं है कि 5 का स्क्वायर इंटू 2 कर दोगे तो वो 50 हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है? 32 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर शेल में अगर निकालना हो n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 4 तक, क्योंकि 4 से ऊपर सारे में 32 होगा, तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में अगर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2n²। ठीक है, बात समझ में आ रहा है या यस नहीं? सर। यस सर। चलो, अच्छा सर, अगर अगर यहाँ पे G सबसेल होता उस वो भी अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता तब तो ये फॉर्मूला सही हो जाता। क्या बोल रहे हो? सर अगर यहाँ पे G होता और अगर G होता तो वो इलेक्ट्रॉन 9 होल्ड करता तो n इज इक्वल टू 5 तो सही हो जाता कि मतलब ये फॉर्मूला पे आ जाता 2n² पे। जी 9 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, ये कहाँ पढ़े हो? नहीं सर पढ़े नहीं है सर, क्योंकि ऊपर देखिए S1 करता है, प्लस उसमें 2 कर देंगे तो P3 करता है, उसके बाद उसमें प्लस 2 कर देंगे तो D इज इक्वल टू 5 करता है, और F करता है 5 2 7 करता है। तो उस हिसाब से अगर G होता तो शायद वो 9 होल्ड करता। 9 क्या होल्ड करता है, इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहे हैं। सॉरी हाँ, मतलब सर जैसे आप S1 S इज इक्वल टू 1 बताए ना, तो वो S इलेक्ट्रॉन बताए हैं या ऑर्बिटल बताए हैं? ऑर्बिटल। अच्छा अच्छा, हाँ ऑर्बिटल, हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो जी के बारे में जब पढ़ना ही नहीं है तो तुम क्यों उसके बारे में सोच रहे हो? नहीं मतलब वो अगर हो, होता तो, हाँ अगर अगर होता तो होता तो वो 9 होता। ठीक है, 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, 9 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 18 जा सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से वैसे चलेगा, लेकिन वो अपने सिलेबस के स्कोप से बाहर है। ठीक है,
तो उतना जी के बारे में नहीं सोचना है। 4 सबसेल ना, ध्यान रखो, एस पी डी और एफ। ठीक है, ठीक है। चलो इतना बात समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स पे। इसमें किसी को कुछ पूछना है? बताओ, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? हाँ यस सर। सर। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं, क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स एक्चुअली क्या है? एक सेट ऑफ नंबर है। जैसे अभी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हम बताए थे, इलेक्ट्रॉन का अगर एग्जैक्ट एड्रेस जानना हो तो हमको सारा वैल्यूज जानना होगा कि कौन से शेल में है वो, कौन से सबसेल, सेल के कौन से सबसेल में होगा, और उस सबसेल के कौन से ऑर्बिटल में होगा। और ऑब्वियसली अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन स्थिर तो नहीं होगा, स्टेशनरी तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, रिवॉल्व यस करता है। तो अगर वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो आइदर वो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अगर वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इधर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो भी हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चार चीज अगर हमको पता चल गया, उसका सेल नंबर कौन सा है, सबसेल नंबर कौन सा है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल नंबर कौन सा है, और उसके बाद वो उसका स्पिन क्या है कि वो कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, इधर क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये 4 अगर इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया तो हम फिर एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख सकते हैं, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया फिर। ठीक है, तो वही सारा इन्फॉर्मेशन जो है एग्जैक्टली ये नंबर्स के फॉर्म में हमको मिलता है, सेट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में, जिसको कि क्वांटम नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि द सेट, सॉरी, एक मिनट, ठीक है, इसको डिफाइन ऐसे कर रहे हैं कि द सेट ऑफ इंटीजर्स required to define an electron completely in an atom. In an atom are called क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो टोटल 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं, 4 टाइप्स। ठीक है, ये सारा बताया गया होगा ना तुम लोगों को, ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने से पहले ये बताए थे या नहीं सर? अतुल सर इंट्रोडक्शन दिए थे सबको। हाँ, तो बस ये जल्दी जल्दी बताते जाओ, तब फिर अब चुप क्यों तुम? बताओ कौन कौन से 4 टाइप्स होंगे? सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला प्रिंसिपल होता है, क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम एजीमुथल नंबर। क्वांटम नंबर, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या करता है? इट डिस्क्राइब्स द, क्या चीज के बारे में बताएगा ये? साइज एंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साइज एंड टोटल एनर्जी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली हमको शेल के बारे में बताता है, ऑर्बिट के बारे में। तो अगर उसका ऑर्बिट, हमको ऑर्बिट नंबर पता चल गया तो बोर्स मॉडल के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? उस ऑर्बिट का साइज निकाल सकते हैं, रेडियस, उस ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग साइज एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट किया जाता है, इसका वैल्यू 1 2 3 4 अप टू ये सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है किसी पर्टिकुलर शेल में तो उसका फॉर्मूला बताए हैं, कितना? 2n स्क्वायर। और मैक्सिमम 2n स्क्वायर से भी मैक्सिमम वो कहाँ तक जाएगा? 32 तक ही अपर लिमिट है, 32 से ज्यादा नहीं हो सकता है।
ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा कौन सा क्वांटम नंबर है? azimuthal quantum number. अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। ठीक है, ये किस चीज के बारे में बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। हाँ, इट डिनोट्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। हर एक ऑर्बिटल का शेप बताया गया है तुम लोगों को? एस ऑर्बिटल, नहीं पी ऑर्बिटल, क्या? नहीं, ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। हर एक सर लेकिन ऑर्बिटल का एक पता है। पर्टिकुलर शेप होता है। ठीक है, एस का, पी का, डी का। एफ का एक्चुअली अपने सिलेबस में नहीं है, एस पी डी इन तीनों का पढ़ना है। तो वो जो शेप जो है वो हमको पता चलेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर से। इट डिनोट्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द नंबर ऑफ सबशेल्स इन ए शेल। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हर एक सबसेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। टोटल 4 सबसेल है ना, एस सबसेल, पी सबसेल, डी और एफ। इन चारों का एक रिप्रेजेंटेशन है। इन चारों के लिए एल का वैल्यू जो है, अजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू ये फिक्स है। एस के लिए एल का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? 0। बताओ। 0। पी के लिए एल का वैल्यू होता है 1, डी के लिए एल का वैल्यू होता है 2 और एफ के लिए एल का वैल्यू होता है 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो हर एक सेल के लिए, सॉरी, हर एक सबसेल के लिए क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू फिक्स है। तो ये हमेशा याद रखना है तुम लोगों को। एस के लिए 0 यूज करना है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो किसी पर्टिकुलर शेल में अगर तुमसे बात किया जाए, किसी एन शेल में अगर तुमसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ सबसेल होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेल जो है वेरी करेगा। नंबर ऑफ सबसेल ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से स्टार्ट होगा, 0 टू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि एल का वैल्यू जो है ये वेरी कर सकता है। मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर एल वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, जैसे मान लो सेकंड सेल n इक्वल टू 2 में पूछा गया, तो n इक्वल टू 2 के लिए l का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? तो हमको पता है कि सेकंड सेल में कौन कौन से सबसेल होते हैं। s सबसेल होता है और p सबसेल होता है, यही होता है ना। Yes, यस sir. सर। तो s सबसेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 0। 0 1. और p सबसेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 1। तो अगर सेल नंबर 2 है तो l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके n-1, मतलब 2 - 1 1, तो 0 और 1 दो वैल्यूज हैं। और n का वैल्यू अगर 3 होगा तो l का वैल्यू क्या क्या होगा? क्या क्या पॉसिबल है बताओ? 0 1 और 2। 0 1 और 2। क्योंकि 0 1 2 क्यों आया? ये s सबसेल डिनोट कर रहा है, ये p और ये d। उसी तरह n इक्वल टू 4 होगा तो 0 1 2 और 3. 0 1 2 3 तक जाएगा। तो हम लोग जनरली बोल सकते हैं, जनरलाइज करके, कि l का वैल्यू जो है वो वैरी करता है कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो अब किसी पर्टिकुलर शेल में तुमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल अगर पूछा जाए तो कितने होंगे? जैसे मान लो, या फिर किसी पर्टिकुलर सबसेल में तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, 2l+1। देखो तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी सबसेल में अगर बताना है तो उसको ये फॉर्मूला से हम लोग बता सकते हैं, 2l+1। वैलिड है या नहीं है? है। कंफर्म करके बताओ। हाँ सर है। Yes, sir. है. चलो, तो जैसे मान लो एस सबसेल में तुमको निकालना है कितना ऑर्बिटल होता है, तो एस सबसेल के लिए हमको पता है एल का वैल्यू होता है 0। तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे 2 × 0 + 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 आ गया।
है ना। तो एस में हमको पता है एक ऑर्बिटल होता है। पी में देखो, पी के लिए एल का वैल्यू है 1, फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये आ गया 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3। डी में एल इक्वल टू 2 है, पुट करोगे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। इसी तरह एफ में, एफ के लिए एल का वैल्यू 3, 3 इंटू 2 6 प्लस 1, है ना वैलिड। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में किसी पर्टिकुलर सबसेल में अगर तुमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने बोला गया तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, 2l प्लस 1। ठीक है, यस सर। चलो तो सर एक यहाँ तक। क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, इसको ही एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, किसको? एजीमुथल को। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये क्या है? एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम एक फॉर्मूला होता है, तो वो हम लोग निकालते हैं √L इंटू एल प्लस 1। वो आगे पढ़ेंगे वो सारा चीज, ठीक है। वो किसी बुक में एजीमुथल दिया हुआ। एजीमुथल हाँ। क्वांटम नंबर ही यूज करके एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है √L इंटू एल प्लस 1। वो देखेंगे सारा चीज, आगे बताएंगे वो सब। तो ये सेकंड क्वांटम नंबर हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर क्या है, थर्ड? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल M एम। से स्मॉल m। स्मॉल एम से, एम ठीक है। ये क्या चीज डिनोट करता है बताओ? नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटेशन? नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो बताता ही है, बट ओरिएंटेशन के बारे में भी बताता है। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि वो कौन सा डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। टोटल 3 एक्सिस होते हैं ना 3D की अगर बात करें हम लोग, एक्स वाई और जेड, तो उन तीनों एक्सिस में वो किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। तो इसको देखोगे स्मॉल एम और यहाँ पे एल भी यूज किया जाता है, सब्सक्रिप्ट एम एल रहता है, एल नीचे रहेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली किस चीज के बारे में हम लोगों को बता रहा है? इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द सबसेल, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द सबसेल। तो सबसेल का ये ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। अब यहाँ देखो, इसका वैल्यू जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml का वैल्यू, ये कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? इट वैरीज फ्रॉम -L to +L, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml वैरीज फ्रॉम -L to +1। जैसे मान लो तुमसे S सबसेल के बारे में पूछा गया, यहाँ पे चलो लिख रहे हैं ये सबसेल है, यहाँ पे L का वैल्यू और यहाँ पे ml, ठीक है। तो चारों सबसेल का हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले S सबसेल की बात कर रहे हैं, तो S सबसेल में L का वैल्यू होता है 0, तो ml का वैल्यू क्या होगा बताओ? 0। माइनस -0 से +0, तो उसका तो कोई मतलब है नहीं, वो तो 0 ही होगा। P सबसेल के लिए L का वैल्यू होता है 1, तो ml कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? -0 से -1 से 1। +1। तो ये -1 से होगा -1 से +1 तक। तो कौन कौन से वैल्यू आएंगे उसमें? -1, 0 और +1। तो इसमें जो 3 ऑर्बिटल होता है ना P सबसेल में, 3 ऑर्बिटल, तो उन तीनों ऑर्बिटल का ये नंबरिंग है। तीनों ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल का नंबरिंग -1 हो जाएगा, दूसरे का 0 और तीसरे का +1। तो जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। जैसे मान लो इसको हम लोग ऑर्बिटल्स को बॉक्स बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो P में यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो ऐसे ड्रॉ कर दिए हम लोग P में 3 ऑर्बिटल। तब यहाँ पे ये एक का नंबर हो गया -1, एक का 0 और एक का हो गया +1, ठीक है। जरूरी नहीं है ये सेम ऑर्डर, ये जरूरी नहीं होता है, कोई भी रैंडम ऑर्डर भी ले सकते हो, बट कन्वीनियंस के लिए हम लोग ऑर्डर में ले रहे हैं, ठीक है। ये फिक्स नहीं होता है कि ऑर्डर में ही लेना है, कोई भी ऑर्बिटल कोई भी नंबर ले सकता है, ठीक है। रैंडम नंबर भी, रैंडम ऑर्डर भी हो सकता है इसका। तो ये हो गया P के लिए। इसी तरह D के लिए बताओ। L का वैल्यू हो गया 2, ml का वैल्यू सर कहाँ से कहाँ तक वैरी -2 कर? से +2 तक।
तो -2 से +2 में कौन कौन से वैल्यूज आ गए? माइनस टू -2, माइनस वन -1 0 जीरो 1 2 1 2 0, 1 और 2। तो डी में हमको पता है टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5, है ना? तो इसको 5 बॉक्स बना दो ऐसे, और इसमें से एक ऑर्बिटल का -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, यहाँ भी ऑर्डर में बनाया है, बट वो ऑर्डर रैंडम भी हो सकता है। इसी तरह एफ में, तो ये -3 से +3, मतलब टोटल वैल्यूज कितने आ जाएंगे, 7 वैल्यूज आ जाएंगे। देख लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आ गए ना 7 वैल्यूज। तो ये सारे 7 वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सातों ऑर्बिटल। एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उन सभी ऑर्बिटल्स का ये नंबरिंग है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को इसमें? No, sir. नो नो सर। सर। चलो, तो फोर्थ क्वांटम नंबर बचा हुआ है। चौथा क्वांटम नंबर क्या होता है? Spin quantum number. स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा? इसको स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है एम और स्मॉल एस। ठीक है, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत जगह देखोगे ये स्मॉल एस भी लिखा रहता है, सिंपली स्मॉल एस भी रहता है। ठीक है, तो वो दोनों सेम चीज है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है एम एस से डिनोट करते हैं हम लोग। ये रेफर करता है ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट रेफर्स टू, जैसे बताए थे, किसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्टेशनरी तो होगा नहीं, वो तो घूम रहा होगा ना। ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तब घूमने का दो पॉसिबिलिटी है, कोई भी अगर सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो इधर वो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो या तो ये ऐसे घूमेगा या तो फिर ये क्लॉकवाइज जाएगा। तो इसमें बताना कौन सा ऑर्डर क्लॉकवाइज है और कौन सा, दो ड्रॉ कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आता है या नहीं तुम लोगों को? यस सर, आता है सर। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है बताओ? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। Sir, anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। एंटी। क्लॉकवाइज किधर से होगा? इसके सर ऊपर राइट साइड से। हम्म, सर राइट साइड से, एरो जो होगा वो राइट साइड से होगा। ऐसे। हाँ। चलो, तो डिफरेंस क्लियर है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी सर्कुलर मोशन अगर होगा तो उसमें दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा होगा वो एम एस पता चलेगा, स्पिन क्वांटम नंबर। इसका दो ही वैल्यूज हो सकता है, एक होता है +12 और दूसरा होता है -12। ठीक है, दो वैल्यूज इसके पॉसिबल है, एक +12 और दूसरा -12। अब यहाँ एक चीज बता दे रहा है, ये जरूरी नहीं है कि +12 जो है वो क्लॉकवाइज है और -12 जो है एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों में से कोई भी डायरेक्शन, कोई भी वैल्यूज किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मान लो तुम क्लॉकवाइज को +12 लिए तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज वाला उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो वो -12 लेना होगा। अगर तुम यस। एंटी क्लॉकवाइज वाले को +12 लोगे, ठीक है, तो फिर क्लॉकवाइज वाला क्या हो जाएगा, -12। ये कोई फिक्स नहीं होता है, तुम जैसा इंटरप्रेट कर रहे हो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि वो किस चीज को +12 एज्यूम कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक चीज अगर प्लस ले रहे हो तो उसके अपोजिट कोई भी चीज मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हो गए, जो एग्जैक्ट हम लोग को इन 4 नंबर्स के थ्रू हम लोग एग्जैक्ट एड्रेस, मतलब पूरा हमको एक नंबर्स के थ्रू एग्जैक्टली हमको एक लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से शेल तक पहुंच गए। ठीक है, फिर उसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर्स के हेल्प से सब शेल तक पहुंचे, फिर
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हेल्प से ऑर्बिटल्स तक पहुंचे, और उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर के हेल्प से उसके स्पिन तक पहुंचे। स्पिन मतलब वो कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा होगा। ठीक है, तो ये है चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब इसको यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, वो ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हुए हो, थोड़ा सा बताया गया है ना, वो प्रिंसिपल, होन्स रूल, ये सारा चीज। ठीक है, तो उसी को फटाफट कर लेते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ तक क्लियर है ना? कोई डाउट है किसी को इसमें? सर ये जो स्पिन वाला है ना सर, इसका मतलब थोड़ा एक क्वेश्चन टाइप का बता दीजिए सर, क्योंकि इसमें थोड़ा हमको डाउट हो रहा है कैसे मतलब यूज करना है 1/2 को। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये n है, ये l है, ये ml है, और ये ms है। ठीक है, बहुत सारे सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे रहे हैं, उसमें बताना है कौन सा वैलिड नहीं होगा। चलो, इन पांचों में बताना है कौन सा वैलिड होगा, कौन सा नहीं होगा। फटाफट करो जल्दी से। हो गया? बोलो। सर एक भी वैलिड नहीं है इसमें। एक भी वैलिड नहीं है? वाह, चलो देखते हैं। बाकी तुम लोग का जी? सर कुछ बोल स्क्रीन ही। ऑफ हो गया है। बताओ जल्दी से, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? जो पढ़ा हुआ चीज है, फिर इतना टाइम क्यों ले रहे हो? फटाफट बताओ जल्दी। सर 3, 4 और 5 क्या वैलिड है या नहीं है? नहीं है। चलो पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला वैलिड है या नहीं? n का वैल्यू 2 है, तो l का वैल्यू 1 तो हो सकता है, क्योंकि 0 से n-1 तक जाता है l।
तो ये 1 तो पॉसिबल है। और L अगर 1 है तो ML का वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि -1 से वो +1 होगा तो बीच में 0 आ जाएगा। और MS वो आइदर +½ होगा या -½ दोनों वैलिड है। तो पहला वाला जो है ये तो वैलिड है। दूसरा वाला देखो, सेकंड वाले में n का वैल्यू 3 है और L का वैल्यू भी 3 है। ऐसा पॉसिबल है क्या? n का वैल्यू अगर 3 होगा तो L का वैल्यू 0 से n-1 मतलब 2 तक ही जा सकता है ना। L 3 तक जा सकता है? नो सर। नहीं, तो दूसरे वाले में ये गड़बड़ है, तो मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। चलो थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाले में n का वैल्यू 3 है तो L 1 हो सकता है। चलो, L अगर 1 है तो ML 2 हो सकता है क्या? L अगर 1 है तो ML 2 हो सकता है? बोलो हाँ या नहीं। नो सर। नहीं, तो यहाँ पे इसमें गड़बड़ी हुई, क्योंकि L अगर 1 है तो ML का वैल्यू -1 से +1 तक ही जा सकता है, मतलब +2 तो नहीं जा सकता है वो। तो ये तीसरा भी गलत हो गया। चौथा बताओ, फोर्थ। सर गलत है सर। गलत है क्यों? सर क्योंकि 3 तक n जा और सकता l है। इज इक्वल हो गया है ना, 4 हो गया दोनों दोनों। 3 तक जा सकता है। तो इसमें ये गड़बड़ है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट वाला फिफ्थ बताओ, ये सही है या गलत है? गलत है ये गलत है, क्यों? सर सही होगा सर। ना। सही है। एल एल का वैल्यू 2 होगा तो एमएल का वैल्यू 1 कैसे? क्योंकि -2 से +2 तक तो 1 तो आ ही सकता है सर। करेक्ट है फिफ्थ। ठीक है, तो इसमें 3 इनकरेक्ट हो गया, 2, 3 और 4 ये तीनों इनकरेक्ट है। 1 और 5 जो है ये करेक्ट है। सर डाउट है। सर क्या? हमको स्पिन वाले में डाउट है सर ये सर। स्पिन वाला नहीं समझ आ रहा। हाँ सर हमको भी सर। स्पिन का 2 ही वैल्यूज हो सकता है, या तो +½ हो या -½ हो, तो दोनों सही है। तो सर मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घुमा देंगे तो चल जाएगा काम। आइदर वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वही तो 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है ना। तो एस के लिए दोनों वैल्यूज करेक्ट है, उसके अलावा और कोई तीसरा वैल्यू दिया रहेगा तब इनकरेक्ट होगा वो। आइदर +½ या -½ इसके अलावा कोई मान लो 1/4 दे दिया तो फिर वो गलत है। ठीक है, तो एस के 2 ही वैल्यूज पॉसिबल होंगे, या तो +½ या तो -½ ये दोनों तो में से भाई अगर अगर दिया 2/4 दे दिया हो तो तो वो भी गलत है। 2/4 तो सर कट के 1/2 तो आ ही जाएगा ना। वो यहाँ मैथ सॉल्व कर रहे हो या केमिस्ट्री है ये? नहीं सर मैं तो सोच रहे थे सर। वो नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, 2/4 और 3/6 यहाँ काम नहीं करेगा, सिंपली 1/2 रहना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट किसी को इसमें? बताओ जल्दी। नो सर। नहीं। तो अगर इसमें डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अब कर लोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यस तुमको सर। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है या कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है ये करेक्ट है नहीं है। तो उसमें बस वही तुमको ध्यान रखना है कि कौन सा वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। ठीक है, इतना याद रखोगे बाकी बन जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसमें बढ़ते हैं, एनर्जी और एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि ये एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल जो है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जरूरत। तो एक्चुअली ऑर्बिटल्स का एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहाँ पे 2 चीज है। एक, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और फर्स्ट केस ले रहे हैं हम लोग, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम, या हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो इस केस में जो एनर्जी होता है ना, इसका वैल्यू जो होता है ये डिपेंड करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी का वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन एन। समझा? मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए,
तो उसका एनर्जी अगर डिटरमाइन करना है तो उसके सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा। और जब तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं होगा तो मतलब सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होंगे। ठीक है, अगर मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो ऑर्बिटल का सेम है तो उसकी एनर्जी भी सेम होंगे। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहला 1 है तो 1 में s सबसेल होता है तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1s। 2 में देखोगे s और p दोनों होता है ना, तो 2s और 2p। उसी तरह 3 में देखोगे क्या क्या होता है, 3s 3p और 3d। 4 में क्या क्या होगा, 4s 4p 4d 4s 4f 4s 4p 4d और 4f। 4f। ठीक है, इसमें अगर हमको कंपेयर करना है ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी जो होगा ये डिपेंड करेगा किस पे, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जब तक n का वैल्यू चेंज नहीं होगा तब तक एनर्जी चेंज नहीं होगा, और n का वैल्यू ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, n का वैल्यू कम मतलब एनर्जी कम। तो 1s और 2s में अगर तुमको बात इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा, 1s का या 2s का। तो सिंपली n का वैल्यू देखो, n का वैल्यू जिसका ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। किसका एनर्जी ज्यादा होगा जल्दी बोलो। 2s 2s का। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया। और 2s और 2p में अगर कंपेयर करना है तो दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो गया तो इनका एनर्जी भी इक्वल होगा। 2p और 3s में बताओ। 3s का। 3s 3s फिर 3s 3p 3d इन तीनों का एनर्जी क्या होगा, इक्वल। इक्वल होगा। इक्वल। फिर 3d और 4s में 4s 4s ग्रेटर। 4s 4s, फिर 4s 4p 4d और 4f इन चारों का एनर्जी बराबर। ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है ये सब। तो इसमें जिन ऑर्बिटल्स के एनर्जी सेम होते हैं ना तो इनको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो टोटल यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनके एनर्जी सेम है बताओ तो। s में कितना ऑर्बिटल होगा, 1। फिर और p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3। 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जिसके एनर्जी बराबर है कितने आ गए, सेकंड सेल में टोटल नंबर कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 4। 4। तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके एनर्जी बराबर है तो उनको हम लोग बोलते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डी जेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हुआ कि वैसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी क्या है, इक्वल है। ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। ठीक है, अब इसी तरह थर्ड शेल में तुमसे अगर पूछा जाए थर्ड शेल में कितने डी जेनरेट ऑर्बिटल हैं बताओ तो जल्दी से। बोलो। 8। कैसे काउंट करते हो यार तुम लोग। सर 6 होना चाहिए। काउंटिंग भी अब सिखाना होगा क्या। सर एक में 2 है ना तो 6 9। होगा। सॉरी सर 9। 9 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होगा। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल 5। में 5। पी में 3 तो 5 + 3 8 और एस में 1 तो टोटल कितना हो गया, 9 से 9। 9। फोर्थ में बताओ कितने डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे, 16। 16 डी जनरेट ऑर्बिटल। बात समझ में आ रहा है कैसे 16 हुआ। यस सर। यस सर। एफ में 9 ऑर्बिटल, डी में सॉरी एफ में 7, डी में 5, 12 हो गया।
पी में 15, पी में 3 15 हो गया और एस में 1 16 हो गया। ठीक है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ कि वैसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी सेम है उनको हम लोग डीजेनरेट बोलते हैं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तुमको एनर्जी कंपेयर करना हो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, एन मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। तो जब तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं होगा तब तक एनर्जी इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो यहाँ पे एनर्जी निकालने के लिए n+l रूल लगाया जाता है। n+l रूल पढ़े हो? ठीक है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n+l रूल लगाना है हमको। तो n+l रूल मतलब n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों का सम लोगे। जिसका सम ज्यादा हो गया उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका n+l का वैल्यू कम उसका एनर्जी कम। और क्या, और दो ऑर्बिटल का अगर n+l का वैल्यू सेम हो गया तो फिर हम लोग कैसे करते हैं? अगर दो ऑर्बिटल का n+l का वैल्यू अगर सेम हो गया तो फिर क्या करोगे बताओ? तो सेम होने पे क्या करना है तुमको? द हाइयर n। ठीक है, सेम अगर हो जाए तो उसका n का वैल्यू देखोगे, जिसका हाइयर n होगा हैज हाइयर एनर्जी। बात समझ में आया? तो जिसके यस लिए n का हाइयर होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो चलो इनमें बताना, तुम लोग कंपेयर करो जल्दी जल्दी फटाफट। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। जल्दी बताओ ऑर्डर क्या होगा एनर्जी का? तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो n+l दोनों का सम निकालोगे। तो जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका n+l का वैल्यू कम उसका एनर्जी कम। अगर n+l सेम हो गया दो का तो फिर क्या देखना है तुमको? n देखना है, जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा। फटाफट ऑर्डर बताओ जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके। सिंपली यहाँ सम करना है और देखना है। हो गया? 1s और 2s में किसका एनर्जी ज्यादा होगा? तो 2s का। 2s। फिर 2s और 2p में? तो 2p का। पी का 2p का। फिर 2p और 3s में? 3s का तो 3s का। यहाँ पे ध्यान देना, 2p में n+l निकालोगे तो ये 2+1, ये भी 3 आया। और 3s में भी n+l निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3+0, ये भी 3 आया। तो इन दोनों का सेम आ रहा है n+l का वैल्यू। तो अगर सेम आ गया तो फिर हमको क्या देखना है? n देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। तो 2 और ये 3 कौन सा ज्यादा है? तो 3। 3। तो ऑब्वियसली 3s का एनर्जी 2p से ज्यादा। उसके बाद 3s और 3p में? तो 3p। 3p। उसके बाद 3p और 4s में? 4s 4s। यहाँ भी दोनों का सेम आ रहा है, n+l का वैल्यू सेम आ रहा है ना, 4 आ रहा है दोनों का। यस बट सर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा था इसीलिए एनर्जी ज्यादा। 4s और 3d में? सर 4s। 4s और 3d में 4s कैसे 3d सर इक्वल होगा। इक्वल होगा? नो सर। इसका n+l का वैल्यू 5 है, इसका n+l का वैल्यू 4 है। किसका n+l का वैल्यू ज्यादा है?
3D का 3D तो एनर्जी उसका ज्यादा होगा ना। 3D और 4p में बताओ। 4p। 4p यहाँ भी n+l का वैल्यू 5 है, बट ये 4th सेल है और ये 3rd सेल है, तो ऑब्वियसली जिसका शेल नंबर ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग किस ऑर्डर में लिखे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया यस सर। कैसे कर रहे हैं? तो n+l देखना है तुमको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। n+l जिसका ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, और n+l अगर सेम आ गया तो फिर क्या देखोगे? n n का वैल्यू देखोगे। हायर। हाँ, तो जिसका हायर उसका वैल्यू उसका एनर्जी भी ज्यादा। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? सर n पे। n पे। तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उस केस में उसका एनर्जी ज्यादा है, और उस केस में अगर n का वैल्यू सेम है तो एनर्जी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। ठीक है, चलो तो इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में जाएंगे, यस और सर। बॉ प्रिंसिपल और होल्ड्स रूल, और उसके बाद कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो सारा चीज एक बार रिवाइज करके रखना। तुम लोग पहले पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बताया गया होगा थोड़ा बहुत बेसिक, पढ़ के रखना। नेक्स्ट क्लास में आसानी से इसको कवर कर लेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या है? कुछ नहीं है, बस उसको उसका बेसिक्स जानना है हम लोगों को, क्या है बस इंट्रोडक्शन जानना है। उसका डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो बस बेसिक जानना है कि वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, और उसके कुछ कुछ ग्राफ्स होते हैं। ग्राफ्स नहीं भी देखो एनसीईआरटी में जो जो ग्राफ्स हैं वो सब बता देंगे। ठीक है, बट बेसिक पार्ट उसका बस जानना है। ठीक है ना? यस सर। चलो, इतने में कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पूछना है यहाँ तक? नहीं सर। सब क्लियर हो गया? हाँ कोई यस। सर। डाउट नहीं? समझ में आ रहा है या सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो तुम लोग? नहीं सर, आ नहीं रहा सर, आ रहा है सर। आ रहा है? yes बना sir रहे हो यस क्वेश्चन सब? सर। है। यस सर, बना रहे हैं। क्वेश्चंस बनाओ, बुकलेट के क्वेश्चंस बनाओ। अब जो क्वांटम नंबर के ऊपर देखना क्वेश्चन सब, जो भी होगा थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला छोड़ देना, क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चंस बनाओ। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेंगे, तो फिर उसके बाद कंबाइंडली कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। चलो फिर एंड कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। thank you sir थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।